हेलो, आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। थोड़ा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। तो देखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। तो देखो क्या है, जब हम डाइल्यूशन करते हैं, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन कम करते हैं,
तो ऑन डायल्यूशन मतलब डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन, specific conductance decreases but molar and equivalent conductance increases। ठीक है, तो जब हम डायल्यूशन करते हैं मतलब कि वाटर ऐड करते हैं तो इससे से कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाता है, लेकिन मोलार एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हमारे पास रिलेशन कुछ इस टाइप का आ सकता है। अगर हम मोलार कंडक्टेंस वर्सेस रूट ऑफ सी देखें, रूट ऑफ सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन का रूट, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आता है। यहाँ पर क्या आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। तो ये क्यों आता है? बिकॉज यहाँ पर जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा है, लैम्डा एम इज इक्वल टू इनफाइनाइट डायल्यूशन पर मोलार कंडक्टेंस माइनस ए इंटू रूट सी। ठीक है, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप ग्राफ हो गया ना। तो ये जो इंटरसेप्ट है ये हो गया हमारे पास इनफाइनाइट डायल्यूशन का मोलार कंडक्टेंस। ठीक है, वैसे इसको एम लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये मोलार कंडक्टेंस है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कैपिटल लैम्डा लेते हैं, दिस इज नथिंग बट कैपिटल लैम्डा। ओके, सो ये कैपिटल लैम्डा इज मोलार कंडक्टेंस। अच्छा, इसकी स्लोप क्या होगी? स्लोप इज माइनस। ठीक है, सो मोलार कंडक्टेंस वर्सेज रूट सी जो है वो ये इक्वेशन का होता है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सो ये हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ बनाया है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलार कंडक्टेंस वर्सेज रूट सी ग्राफ कुछ इस टाइप का है। जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन की मतलब जैसे जैसे डायल्यूट करेंगे मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन कम होने पर हम देख सकते हैं कि मोलार कंडक्टेंस जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, एंड इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब हमारे पास इनफाइनाइट डायल्यूशन होगा। ओके, देखो फिर आगे चलते हैं।
हो गया सबका? तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के हमारे हमारे लिए मतलब ये ग्राफ आ गया। और हम बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो उसके लिए ग्राफ कुछ अलग टाइप का रहता है। वहाँ पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हमारे पास कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो पार्शली डिसोशिएट होता है, बट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या हो जाएगा, 100% डिसोशिएट हो जाएगा, इसलिए कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, सो मोलार कंडक्टेंस वर्सेज रूट सी ग्राफ जब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये कुछ इस टाइप से हमारे पास आता है। ठीक है, मतलब ये कर्व टाइप से इंक्रीज होगा। वो वाला स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज हो रहा था, ये कर्व टाइप से इंक्रीज होगा। ओके, अच्छा, इसके अलावा अल्फा की जो वैल्यू है ये होती है मोलार कंडक्टेंस एट एनी पॉइंट डिवाइड बाय मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, ऐसे लिए बोल सकते हैं इसको, तो लैम्बडा अपॉन लैम्बडा नॉट, इस फॉर्मूले से अल्फा निकाल सकते हैं इसका वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो अल्फा ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा ये जो वैल्यू है ये क्या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलार कंडक्टेंस है, तो इसकी वैल्यू कोलराउस लॉ को यूज करके निकालते हैं। ओके, सो lambda naught is determined using कोलराउस लॉ। ठीक है, नेक्स्ट वही लॉ लेंगे, तो कोलराउस लॉ को यूज करके लैम्बडा नॉट की वैल्यू निकालते हैं। सिद्धार्थ, दिस इज सेकंड स्लाइड। हाँ, दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और नेक्स्ट वाला जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। चले आगे। नाउ जैसे हमने बताया कि लैम्बडा नॉट मतलब कि मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसे निकालने के लिए हम कोलराउस लॉ यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वही लॉ है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वीक वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये जो ग्राफ है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो पहले वाला जो था वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ओके, सो नाउ हम लेंगे यहाँ पर कोलराउस लॉ।
कोलराउस लॉ जो है ये क्या होता है, बोलता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी आयन का जो मोलार कंडक्टेंस है या जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। सो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन when dissociation is completed या when dissociation is 100%, each ion makes a definite contribution towards equivalent conductance of the electrolyte irrespective of the nature of the ion with which it is attached या it is associated, ठीक है। तो देखो एक चीज तो ये कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कोई भी आयन जो है उसका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वो सेम रहेगा, ठीक है। मतलब कि जैसे NaCl में Na का जो कंट्रीब्यूशन है उतना ही कंट्रीब्यूशन Na2SO4 में होगा, उतना ही कंट्रीब्यूशन Na3PO4 में होगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो किसी भी आयन का जो कंट्रीब्यूशन है, किसी भी आयन का जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो आयन किससे अटैच है। जैसे NaCl में Cl से अटैच है, Na2SO4 में NaSO4 से अटैच है, Na3PO4 में Na जो है PO4 से अटैच है। तो हर केस में Na पॉजिटिव का जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो फिक्स रहेगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज इसने क्या बोली कि जो सम होगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है, जो सम होगा इस सारे आयन के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का सम इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस of electrolyte at infinite dilution is sum of equivalent conductance of constituent ions, ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो उसके आयंस के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का सम होगा।
लिख लिया सबने? हो गया सबका? तो हम जैसा बता रहे थे कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट डाल दिया मतलब इनफाइनाइट डायल्यूशन है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ Na positive in NaCl is equal to equivalent conductance of Na positive in Na2SO4 is equal to equivalent conductance of Na positive in Na3PO। क्लियर है? इसके अलावा मैंने क्या बताया कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, इट इज सम ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन। ठीक है, तो अपने पास पूरे का जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, इट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन। कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन इज सम ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन। ठीक है, जैसे मान लो हम एग्जांपल लें, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl, so it is equivalent conductance of Na positive plus equivalent conductance of Cl negative। Similarly, equivalent conductance of Na2SO4 मान लो हमें देखना है, so it will be equivalent conductance of Na positive plus equivalent conductance of SO4 2 negative at infinity। इसी टाइप से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन अगर हम लेंगे Na3PO4 का, तो यहाँ पर Na positive PO4 नेगेटिव है, सो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Na positive प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ PO4 3 नेगेटिव एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास ये इनफाइनाइट डायल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो जाएगा।
लिख लिया सबने? हो गया सबका? जनरली हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस नहीं दिया जाता है, मोलार कंडक्टेंस दिया जाता है। तो मोलार कंडक्टेंस के टर्म्स में इसको कैसे लिखते हैं देखो। तो मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन के लिए क्या यूज करेंगे? कैपिटल लैम्बडा। इनफाइनाइट डायल्यूशन के लिए 0 नॉट कर लेंगे, लैम्बडा नॉट इसका इलेक्ट्रोलाइट का। तो लैम्बडा नॉट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सुजल 4 पेज हो गए, दिस इज 5th पेज। तो मोलार कंडक्टेंस at infinite dilution of electrolyte is equal to this into molar conductance of cation plus this into molar conductance of anion at infinite dilution। तो ये जो है this is number of ions of cation, cation के कितने आयन है, and this is number of ions of anion। तो बेसिकली सॉरी नंबर ऑफ आयंस ऑफ anion। तो बेसिकली देखो क्या है, अगर हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देखना है तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए जस्ट देखो कि कौन कौन से आयन है, उनका हमें क्या कर देना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का सम कर देना है, ऐड कर देना है। लेकिन मोलार कंडक्टेंस में हमें ये भी देखना है कि नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, ठीक है। जैसे अगर हमें निकालना है यहाँ पर मोलार कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, so it will be molar conductance of Na positive plus molar conductance of Cl negative, ठीक है। अगर हम यहाँ पर निकालना है मोलार कंडक्टेंस ऑफ Na2SO4, तो जैसे मैंने बताया नंबर ऑफ आयंस भी हमें लेना है, ठीक है। तो Na के 2 आयंस हैं, 2 times of molar conductance of Na positive plus molar conductance of SO4 2 negative। Similarly, molar conductance of Na3PO4, तो इसमें 3 Na हैं, तो 3 times of molar conductance of Na positive plus molar conductance of PO4 3 negative, ठीक है। तो इस टाइप से हम यहाँ पर मोलार कंडक्टेंस जो है उसको यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला कंडक्टेंस निकालने के लिए। सुजल मैंने रफ कर दिए हैं, तो आफ्टर लेक्चर देख लेना। फर्स्ट पेज रफ हो गया है, दिस इज सेकंड पेज, दिस इज थर्ड पेज, दिस इज फोर्थ पेज,
and this is 5th page. ठीक है, now आगे चलते हैं। तो देखो इसका यूज कैसे करते हैं। जैसे मान लो तुम्हें दिया है मोलार कंडक्टेंस दिया इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर CH3CONA का दिया मान लो S। मोलार कंडक्टेंस ऑफ NaCl मान लो दिया तुम्हें Y एंड मोलार कंडक्टेंस ऑफ HCl दिया मान लो तुम्हें Z एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और तुम्हें निकालना है मोलार कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH। ठीक है, तो क्या होगा। तो देखो ये जो है ये क्या हो गया, मोलार कंडक्टेंस ऑफ CH3CONA क्या हो गया, it will be molar conductance of CH3CO negative plus molar conductance of Na positive, है ना। सिमिलरली Y क्या हो जाएगा, इट इज मोलार कंडक्टेंस ऑफ Na positive प्लस मोलार कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव। ये क्या हो जाएगा Z, दिस इज मोलार कंडक्टेंस ऑफ H positive प्लस मोलार कंडक्टेंस ऑफ Cl। ठीक है, एंड तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए CH3COOH का। तो ये क्या होगा, इट विल बी मोलार कंडक्टेंस ऑफ CH3CO नेगेटिव प्लस मोलार कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव। अब देखो ये कब आ सकता है, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट कब आएगा, जब हम इसको और इसको ऐड करें। ठीक है, लेकिन ऐसा करने पर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव भी आ गया, तो वो कब हटेगा, जब इसको बाइंड करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास आ गया दिस इज X प्लस Z माइनस Y। ओके, तो इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। मतलब हमें क्या है कि ये देखना है कि यार CH3COH कैसे आ रहा है। तो CH3COH कैसे आएगा, जब CH3CONA और HCl ले ले। लेकिन ऐसा करने पर Na और Cl भी आ गया ना, तो उसे हटाने के लिए माइनस NaCl कर। ठीक है, हाँ चलो क्वेश्चन लिखो।
तो सॉल्व करो फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 63। फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 63 सॉल्व करो।
आया आंसर? तो देखो BaO सोल ट्वाइस कर अगर तुम्हें मोलार कंडक्टेंस निकालना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो तुम्हें चाहिए Ba और OH। अब देखो Ba और OH चाहिए, एक Ba चाहिए, दो OH चाहिए। एक Ba चाहिए मतलब क्या करोगे, मोलार कंडक्टेंस ऑफ BaCl2 लोगे, उसमें ऐड करोगे 2 टाइम्स ऑफ मोलार कंडक्टेंस ऑफ NaOH, बिकॉज तुम्हें दो OH चाहिए, ठीक है। लेकिन अब ऐसा करने पर तुम्हारे पास दो Na और दो Cl भी आ गए, तो -2 टाइम्स ऑफ मोलार कंडक्टेंस ऑफ क्या कर दोगे, NaCl कर दोगे। ओके, तो इस टाइप से तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा BaO होल ट्वाइस का मोलार कंडक्टेंस। तो क्या हो गया, BaCl2 का कितना है, इट इज 280 into 10 raised to power -4, देन 2 टाइम्स ऑफ NaOH का, तो NaOH का क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 248.1 into 10 raised to power -4 एंड -2 टाइम्स ऑफ NaCl का। NaCl का कितना है, 126.5 into 10 raised to power -4, कितना है, 523.2 है क्या, ये आई थिंक। ओके, तो ये हमारे पास हो गया कोलरॉस लॉ का यूज। ओके, तो नाउ कोलरॉस लॉ को यूज करके हम निकाल सकते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या KSP और पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट।
Okay, so determination of KSP of partially soluble salt. पार्शली soluble salt का KSP, तो देखो हमारे पास क्या है, मोलार कंडक्टेंस at infinite dilution is equal to kappa into 1000 डिवाइड बाय solubility. ओके, ये फॉर्मूला यूज करेंगे. यहाँ पर मोलरिटी की जगह हमने क्या ले लिया, solubility. ओके, तो अगर हमें किसी का solubility पता है तो KSP तो आ ही जाएगा ना. So here S is solubility. ओके, तो solubility आ गया तो देन KSP तो आ ही जाएगा ना. जैसे अगर हम मान लो बात करेंगे AB की, तो AB कैसे डिसोसिएट होता है, A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव. ठीक है, तो इसका KSP क्या होगा, ये solubility S, ये S है ना, solubility S है तो दोनों का S है, तो इट इज S स्क्वायर ना. तो अगर solubility आ गया देन KSP आ जाएगा. क्लियर है.
आया आंसर किसी का? तो देखो यहाँ पर हमें कापा दिया है AgBr का, बट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgBr का दिया है। इसके अलावा कापा ऑफ प्योर वाटर दिया है। तो कापा ऑफ प्योर AgCl क्या होगा, या AgBr क्या होगा, सॉरी AgBr क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कापा माइनस प्योर वाटर का कापा, ठीक है। तो इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाय, सॉरी माइनस 0.75 इंटू 10⁻⁻6, तो इसको 7.5 लिख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 0.986 इंटू 10⁻⁻7। तो ये कापा हो गया। इसके अलावा इनफाइनाइट डाइल्यूशन का जो मोलार कंडक्टेंस है, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने इसको इस टाइप से लिखा है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मोलार कंडक्टेंस ऑफ AgBr क्या होगा? AgBr का इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला मोलार कंडक्टेंस विल बी AgNO3 का प्लस KBr का माइनस KNO3 का। ओके, तो क्या आ जाएगा? AgNO3 का कितना है? AgNO3 का 133, KBr का है 137.4 और KNO3 का है 131। तो क्या आएगा ये? दिस इज 139.4। ओके, तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी क्या आ जाएगा? तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सॉल्युबिलिटी विल बी कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय ये वाला, ठीक है। तो कापा है अपने पास 0.986 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाय, सॉरी इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन 139.4। तो ऐसा आ गया। एंड सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, सॉरी KSP क्या होगा, एक मिनट। KSP इक्वल टू क्या हो गया, S स्क्वायर। तो क्या आएगा ये, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है स्क्वायर करने पर 5 इंटू 10⁻⁻30। ओके, so that will be the KSP of AgBr। ओके, लिखो फिर आगे।
एक्चुअली क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर निकालना, हमने क्या निकाला, हमने KSP निकाला है। सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर क्या आएगा, ये जो है ये सॉल्युबिलिटी आ गया, ठीक है, बट ये मोल पर लीटर में, तो मल्टीप्लाई बाय इसको मोलार मास कर दे, ठीक है। हमें सॉल्युबिलिटी निकालना था, ना कि KSP। तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पर आ गया, बट ये मोल पर लीटर वाला है, इसको मोलार मास ऑफ AgBr से मल्टीप्लाई कर दे। क्योंकि हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgBr का कापा दिया है ना, तो उसमें AgBr भी और वाटर भी है, समझाया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgBr में AgBr भी और वाटर भी है, तो जब भी हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कापा दिया और प्योर वाटर का भी कापा दिया हो, तो प्योर सॉल्ट का कापा निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट कर दे। अगर प्योर वाटर का कापा नहीं दिया, देन ऑब्वियसली जो सॉल्यूशन का कापा है उसी को तो वो सॉल्ट का कापा ले सकते हो। हो गया सबका, ना आगे चलते हैं। अच्छा, मोबिलिटी क्या होता है, आयनिक मोबिलिटी मतलब स्पीड ही होती है, बट इसका अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें तो देखो ये क्या होता है। तो आयनिक मोबिलिटी जो है, इट इज वेलोसिटी ऑफ आयन in centimeter per second under a potential gradient of 1 volt per centimeter, ठीक है। तो किसी भी आयन का वेलोसिटी अंडर ए पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर जो है, वो क्या हो जाएगा, उसका आयन का आयनिक मोबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला है आयनिक मोबिलिटी निकालने का फॉर्मूला, वो कुछ ये रहेगा, आयनिक वेलोसिटी, और यूनिट क्या होनी चाहिए, सेंटीमीटर पर सेकेंड, डिवाइड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो इसका यूनिट होना चाहिए वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो कि होगा वोल्ट में, डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, ये होगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो आयनिक मोबिलिटी क्या हो गया, सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय वोल्ट पर सेंटीमीटर, ओके। तो इसका एक और फॉर्मूला है, आयनिक मोबिलिटी इज इक्वल टू आयनिक कंडक्टेंस डिवाइड बाय 96500, ये एक फॉर्मूला हो रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली जिसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होती है उसकी आयनिक कंडक्टेंस ज्यादा होती है ना। अच्छा, यूनिट क्या होगा इसका, अगर हम यूनिट देखें तो सेंटीमीटर पर सेकंड डिवाइड बाय वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, अगर हम इसकी यूनिट की बात करेंगे तो क्या है यूनिट,
सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, इसके बाद वोल्ट -1, सेकंड -1. ओके, so this was ionic mobility. हो गया सबका? नेक्स्ट हेडिंग डालो, कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन. कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन जो है, इसमें एक्चुअली हम कंडक्टेंस चेक करते हैं टाइट्रेशन के साथ. मतलब जैसे जैसे टाइट्रेशन कर रहे हैं, कंडक्टेंस कैसे चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, जो भी है. तो जैसे हमने रिडॉक्स के टाइम पे, रिडॉक्स इज नॉट रिडॉक्स, सॉरी, एसिड बेस टाइट्रेशन जब हमने किया था,
तो वहां पर हमने पीएच वर्सेज वॉल्यूम ऑफ एनएच वगैरह ऐसा ग्राफ बनाया था, है ना। पीएच वर्सेज वॉल्यूम ग्राफ बनाया था। यहाँ पर हम कंडक्टेंस वर्सेज वॉल्यूम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम टाइट्रेशन ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस वाले। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे HCl वर्सेज NaOH, ओके। तो HCl वर्सेज NaOH टाइट्रेशन ले लेते हैं। इसमें HCl का फिक्स ले लेते हैं 0.1 मोलार और 40 ml ले लेते हैं, और NaOH जो है उसका 0.1 मोलार है, और धीरे धीरे NaOH हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब देखो क्या है, इसके 3-4 रीडिंग मतलब कि 3-4 NaOH के वॉल्यूम लो, और उसके साथ देखो कि हमारे पास HCl के या हमारे पास सॉल्यूशन में कितने आयन, क्योंकि कंडक्टेंस किसकी वजह से होती है, आयन की वजह से होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3-4 केस लेंगे। सबसे पहला केस हम लेंगे 0 ml ऑफ NaOH। तो जब हम 0 ml ऑफ NaOH लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 4 मिलीमोल ऑफ HCl होगा, है कि नहीं। 4 मिलीमोल ऑफ HCl मतलब कि HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो 4 मिलीमोल ऑफ H पॉजिटिव एंड 4 मिलीमोल ऑफ Cl नेगेटिव, ठीक है। हमारे पास स्टार्टिंग में ऐसा है। जब हमने NaOH बिल्कुल भी ऐड नहीं किया तो हमारे पास क्या है, 4 मिलीमोल ऑफ H पॉजिटिव एंड 4 मिलीमोल ऑफ Cl नेगेटिव, ठीक है। फिर एक हम ले लेते हैं 10 ml ऑफ NaOH वाला। तो जब हमने 10 ml ऑफ NaOH लिया तो देखो क्या चेंज आया हमारे पास, तो HCl प्लस NaOH gives NaCl प्लस H2O। तो HCl जो है वो हमारे पास 4 था, NaOH कितना हो गया, 1 हो गया। जब रिएक्शन होगी तो ये 3 बचेगा, ये 0 बचेगा, ये 0 0 था। लेकिन अभी हमारे पास H2O से तो कोई मीनिंग है नहीं, क्योंकि H2O क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है बहुत, तो उसके आयन से बहुत कम है ना। NaCl कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में क्या है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन में 3 मिलीमोल ऑफ HCl 1 मिलीमोल ऑफ NaCl, है कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमारे पास 4 मिलीमोल ऑफ Cl नेगेटिव है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया ना। पहले भी हमारे पास 4 मिलीमोल ऑफ Cl नेगेटिव था, अभी भी 4 मिलीमोल ऑफ Cl नेगेटिव। क्यों, क्योंकि HCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, NaCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और दो HCl का 3 है, NaCl का 1 है, तो Cl नेगेटिव का 4 मिलीमोल। H पॉजिटिव का कितना है, H पॉजिटिव का 3 मिलीमोल है। H पॉजिटिव का कितना है, 3 मिलीमोल। तो H पॉजिटिव के मिलीमोल्स कम हो गए, एंड एक हमारे पास मिलीमोल है Na पॉजिटिव का। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, H पॉजिटिव को Na पॉजिटिव रिप्लेस कर रहा है क्या भाई, H पॉजिटिव को Na पॉजिटिव रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो H पॉजिटिव को Na पॉजिटिव रिप्लेस कर रहा है, दैट्स वाई कंडक्टेंस कम होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास पहले 4 मिलीमोल ऑफ H पॉजिटिव थे, अभी 3 मिलीमोल ऑफ H पॉजिटिव और 1 मिलीमोल ऑफ Na पॉजिटिव है, ओके। तो H पॉजिटिव और स्लो फास्ट मूविंग आयन और Na पॉजिटिव स्लो मूविंग आयन, तो फास्ट मूविंग आयन को स्लो मूविंग आयन ने रिप्लेस किया है, दैट्स वाई भी कंडक्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। तो लिखो ये, फिर आगे लिखाते हैं इसमें।
ओके, सो फास्ट मूविंग आयन जो है उसको स्लो मूविंग आयन ने रिप्लेस किया है। तो फास्ट मूविंग H positive is replaced by slow moving Na positive, that is conductance decreases। ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। नाउ इसके बाद नेक्स्ट वाला केस हम ले लेते हैं 40 ml ऑफ NaOH वाला। मतलब इक्विवेलेंट पॉइंट आया, तो इक्विवेलेंट पॉइंट पर क्या होगा, HCl प्लस NaOH gives NaCl प्लस H2O। तो ये 4 थे, ये 0 और ये 0 0 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि हमारे पास है 4 मिलीमोल ऑफ Na पॉजिटिव एंड 4 मिलीमोल ऑफ Cl। ठीक है, तो अब सारे H पॉजिटिव को किसने रिप्लेस कर दिया, Na पॉजिटिव ने रिप्लेस कर दिया। तो ऑब्वियसली कंडक्टेंस अभी भी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। देन अभी हम 40 ml से ज्यादा NaOH ले लेते हैं। पहले ये वाला लिखो, H पॉजिटिव जो है वो साइज में छोटा होगा, Na पॉजिटिव साइज में बड़ा होगा। दैट्स व्हाई हमारे पास H पॉजिटिव जो है उसका कंडक्टेंस ज्यादा है और Na पॉजिटिव का कंडक्टेंस कम। ठीक है, तो H पॉजिटिव अगर Na पॉजिटिव रिप्लेस कर रहा है तो कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है। हो गया। नाउ 50 ml ऑफ NaOH ले लेते हैं। तो 50 ml ऑफ NaOH अगर लेंगे तो HCl प्लस NaOH gives NaCl प्लस H2O। तो 50 ml लिया तो देखो इसका HCl का 4 मिलीमोल है, NaOH का 5 हो गया। नाउ ये 0 0, अब लिमिटिंग HCl है ना, तो NaOH 1 बचा और NaCl 4 आ गया। तो अब देखो हमारे पास रिजल्टेंट में क्या है, रिजल्टेंट में हमारे पास इतना तो है, 4 मिलीमोल ऑफ NaCl तो है, मतलब जितना लास्ट वाले पॉइंट में था उतना तो है ही। बट इसके बाद हमारे पास Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव के एक्स्ट्रा मोल्स भी आ गए। ओके, सो बेसिकली वी हैव 5 मिलीमोल ऑफ Na पॉजिटिव, 4 मिलीमोल ऑफ Cl नेगेटिव एंड 1 मिलीमोल ऑफ OH नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए। ठीक है, सो नंबर ऑफ आयंस increases, that is conductance increases। तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होने की वजह से कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे, कंडक्टेंस
वर्सेज वॉल्यूम ऑफ NaOH। ठीक है, तो कंडक्टेंस वर्सेज वॉल्यूम ऑफ NaOH ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो हमारे पास इस टाइप से कंडक्टेंस डिक्रीज हो रहा है। देन जब 40 ml हुआ, मतलब जब इक्विवेलेंट पॉइंट आया तो सबसे कम कंडक्टेंस, एंड देन उसके बाद वापस कंडक्टेंस बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ हमारे पास आएगा कंडक्टेंस वर्सेज वॉल्यूम ऑफ NaOH। क्लियर है? यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्विवेलेंट पॉइंट है ना, दैट इज नथिंग बट इक्विवेलेंट पॉइंट। तो इक्विवेलेंट पॉइंट तक कंडक्टेंस कम हो रहा है, उसके बाद में कंडक्टेंस बढ़ेगी। तो तुम्हें जस्ट ये देखना है कि जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसके आयंस का कंडक्टेंस और पहले वाले जो आयंस है उनका कंडक्टेंस में क्या डिफरेंस है ना। तो इस टाइप से 3-4 अलग अलग केस ले लो। एक ऐसा केस लो जिसमें NaOH लिमिटिंग है, एक ऐसा केस लो जिसमें कोई भी लिमिटिंग नहीं है, और एक ऐसा केस ले लो जिसमें NaOH एक्सेस है। ठीक है।
चले आगे। नाउ नेक्स्ट हम टाइट्रेशन लेते हैं, ये था हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट हम लेते हैं वीक एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो वीक एसिड में हम स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते जाएंगे, जैसे अभी हमने स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया। एग्जांपल ले लेते हैं CH3COOH वर्सेज NaOH। ठीक है, तो NaOH धीरे धीरे ऐड करते जा रहे हैं, इसका मान लो कॉन्सेंट्रेशन 0.1 बोला आ रहा है। CH3COH का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 बोला और वॉल्यूम लास्ट टाइम की तरह 4। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट वाला लेते हैं, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि NaOH हम 0 मिलीलीटर ऑफ NaOH लें। तो 0 मिलीलीटर ऑफ NaOH लिया मतलब हमने NaOH ऐड ही नहीं किया, तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। तो हमारे पास 4 मिलीमोल ऑफ CH3COH होगा। तो ऑब्वियसली 4 मिलीमोल ऑफ CH3COH का मतलब ऐसा नहीं कि 4 मिलीमोल ऑफ CH3CO नेगेटिव एंड 1 मिलीमोल ऑफ H पॉजिटिव, नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वीक एसिड है। ठीक है, सो वीक एसिड है, बहुत कम आयनाइज होगा। ठीक है, सो वेरी लेस कंडक्टेंस आएगी। ठीक है, इट इज पार्शली आयनाइज्ड, दैट इज वेरी लेस कंडक्टेंस। आयंस जरूर होंगे बट कंडक्टेंस कम होगी, क्योंकि बहुत कम आयंस होंगे। ओके, देन इसमें हम NaOH ऐड करेंगे। तो NaOH ऐड करने पर क्या होगा वो देखते हैं, पहले लिखो। हो गया सबका? ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर लेते हैं 10 ml ऑफ NaOH ले लेते हैं। तो 10 ml ऑफ NaOH, तो CH3COH plus NaOH gives CH3ONa plus H2O। तो हमारे पास ये मिलीमोल थे CH3 के, NaOH का 1 मिलीमोल हो गया, जो देन ये 3 मिलीमोल बचा, ये पूरा खत्म हो गया। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास पहले जो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट था, नाउ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक
आवाज आ रही है? तो हम बात कर रहे थे NaOH की। सो CH3COH प्लस NaOH प्लस N इज CH3CONA। तो हमारे पास 4 मोल मोल है, CH3 कुछ नहीं था, 3 मिलीमोल और 0 मिलीमोल पर क्या C3CON आ रहा है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जगह क्या अभी भी टैग हो रहा है? अभी भी लैग हो रहा है? क्लियर है? ओके, तो हमारे पास देखो CH3COH की जगह CH3CONA आ जाएगा। ओके, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट is replaced by strong electrolyte that is conductance increases। ठीक है, तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा ना। उसी वाले ऑप्शन में क्या, उसमें भी ऐसा ही होगा। अगर हम 40 ml ऑफ NaOH ले लें तो वहां पर सारा की सारा CH3COH जो है वो CH3CONA से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो ये 4 ये 0 0 बचेगा एंड ये हमारे पास 4 मिलीमोल ऑफ CH3CONA आएगा। ठीक है, तो सारा सारा COH जो है वो CH3CONA से रिप्लेस है। ओके, तो पहले हमारे पास पार्सली आयनाइज हो रहा था, बाद में जो प्रोडक्ट आ रहा है वो पूरी तरह आयनाइज हो रहा है। दैट्स वाई नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो ए से बी और सी जब गए हैं तो कंडक्टेंस बढ़ा है। लिखो, फिर आगे चलते हैं। अभी तक हमने एक्सेस में लिया था CH3COH, नाउ एक्सेस में सॉरी या अभी तक CH3COH एक्सेस में था, नाउ नेक्स्ट वाले में NaOH को एक्सेस में ले लेंगे। चले आगे। नाउ लास्ट वाले में हम लेते हैं 50 ml ऑफ NaOH। तो CH3COH plus NaOH gives CH3CONA plus H2O। तो देखो यहाँ पर
ये 4 मिलीमोल, ये 5 मिलीमोल, ये 0, देन ये 0 बचा, ये 1 मिलीमोल आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लास्ट वाले से कंपेयर करेंगे तो 4 मिलीमोल ऑफ CH3CONA लास्ट टाइम भी था और अभी भी है। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास 1 मिलीमोल ऑफ NaOH एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव इंक्रीजेस। इसके अलावा OH नेगेटिव इज फास्ट मूविंग आयन, छोटा आयन है तो फास्ट मूविंग आयन है, दैट इज कंडक्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पर अगर हम ग्राफ बनाएंगे कंडक्टेंस वर्सेस पीएच वाला, सॉरी कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम वाला ग्राफ, तो कंडक्टेंस तो हमारे पास स्टार्टिंग से ही बढ़ रहा है ना, कंडक्टेंस स्टार्टिंग से बढ़ रहा है, लेकिन पहले बहुत कम वैल्यू से बढ़ेगा और जैसे इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा ज्यादा वैल्यू से बढ़ जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में कम वैल्यू से बढ़ेगा। जब हम CH3COH को CH3CONA से रिप्लेस कर रहे हैं तो हमारे पास, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आ गया वीक इलेक्ट्रोलाइट की जगह, तो हमारे पास आयंस आ रहे हैं। ठीक है, पहले से ज्यादा आयंस आ रहे हैं तो हमारे पास कंडक्टेंस बढ़ेगा, लेकिन ये जो आयन है उतना बड़ा आयन नहीं है ना, स्लो मूविंग आयन है, तो कंडक्टेंस ज्यादा वैल्यू से नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब NaOH हमारे पास एक्सेस में रहेगा तो कुछ NaOH बच जाएगा, मतलब Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव के आयन कुछ बच जाएंगे। तो ड्यू टू Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव भी हमारे पास स्लो मूविंग है बट OH नेगेटिव फास्ट मूविंग है, तो OH नेगेटिव फास्ट मूविंग है, दैट्स व्हाई कंडक्टेंस ज्यादा वैल्यू से बढ़ेगा। ओके, तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे बढ़ेगा एंड इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद ग्रेटर वैल्यू से कंडक्टेंस बढ़ेगा, तो ऐसा हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो इस टाइप से हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन वाले जो है उसमें ग्राफ बनाएंगे। ओके, तो चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है, फुल चैप्टर होमवर्क रहेगा। ठीक है, होमवर्क विल बी फुल चैप्टर। दिस इज लास्ट स्लाइड ओनली, होमवर्क वाली स्लाइड फुल चैप्टर है, दिस इज लास्ट स्लाइड एक्चुअली। ठीक है, तो फुल चैप्टर है एंड सेकंड लास्ट स्लाइड जो है वो ये वाली है। ओके, तो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, चैप्टर खत्म हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे।